ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपने सेकंड लकी सब्सक्राइबर की कुंडली का एनालिसिस, जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार। कुंडली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले करनी है आप लोगों से दो बातें। हमारे फर्स्ट कुंडली एनालिसिस की वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अपना बहुत प्यार दिखाया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आए, हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए। कितने प्यारे लोग हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर कर दिए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाती हैं और वो डेटा और उस इन्फॉर्मेशन का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ अपने कमेंट्स को एडिट करिए और पर्सनल डिटेल्स को रिमूव कर दीजिए। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कुंडली एनालिसिस की तरफ। तो ये हमारी स्क्रीन पे आ चुका है हमारी सेकंड लकी सब्सक्राइबर की लग्न कुंडली। लग्न कुंडली होती है उस समय का स्क्रीनशॉट जब हमारा जन्म हुआ था और तारामंडल में जो भी ग्रहों की स्थिति थी, कौन से घर में कौन सा प्लैनेट है, उसका स्क्रीनशॉट होता है हमारी लग्न कुंडली। इनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे जब तक ये हमें अलाउ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी सबसे पहले राशि क्या है। इनकी राशि है मेष, क्योंकि मंगल जहाँ पर है MO जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इस घर से हमें पता चल रहा है कि इनकी राशि है मंगल। 1 रिप्रेजेंट्स एरीज, मेष राशि। तो कैसे होते हैं मेष राशि वाले लोग, क्योंकि मंगल इनके रूलिंग लॉर्ड होते हैं, तो ये लोग होते हैं बहुत ही बहुत ही एनर्जेटिक, करेजियस, बोल्ड। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं। इनका फिजिकल स्टेमिना बहुत स्ट्रांग होता है। इम्पेशेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और इनको किसी भी तरीके के मोनोटोनस या बोरिंग टास्क में इन्वॉल्व कर लिया जाए तो ये बहुत जल्दी उसमें बोर भी हो जाते हैं। तो इनको चाहिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्साइटेड ये लोग करते रहें। तो इस तरीके की कुछ क्वालिटीज़ देखी जाती हैं मेष राशि के लोगों में। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में देखिए हमारा जहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर, जहाँ पे लिखा है LA का मतलब है लग्न। लग्न, असेंडेंट या फर्स्ट हाउस, ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो 10 नंबर की राशि होती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और उसके स्वामी होते हैं हमारे शनिदेव। तो देखिए फिर से हमारी सेकंड कुंडली एनालिसिस में कैसे शनिदेव ने अपना पहला स्थान बना लिया है। तो ठीक है, उनके बारे में करते हैं बात। शनिदेव जिनको मानते हैं हम ऑब्स्टेकल्स का, डिले का कारक, जो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं शनिदेव की। और शनिदेव हमारे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं 12th हाउस में, जहाँ आपको नंबर 9 दिख रहा है, तो वो है हमारा 12th हाउस, और वहाँ पे बैठे हैं हमारे लग्न के स्वामी। तो अब मकर राशि किस तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं मकर राशि में। मकर राशि है अर्थी साइन, तो ये लोग काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए, काफ़ी स्टेबल लोग होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ही पक्के होते हैं। कुछ भी इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया तो उसको करके ही मानते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। कोई गोल इन्होंने अपनी लाइफ में सेट किया है, उसको अचीव करने में अपना पूरा हार्ड वर्क लगा देते हैं। वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड देखे जाते हैं ऐसे लोग। इनका इंक्लिनेशन होता है टूवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड लाइफ, डिसिप्लिन, और कंसिस्टेंट इनके एफर्ट्स होते हैं। तो इस तरीके की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं मकर राशि की। तो अब ये मकर राशि हमारे फर्स्ट हाउस में है, तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे जिनकी ये कुंडली है उन पर। तो देखिए फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। फर्स्ट हाउस होता है हमारा खुद का, हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस, हमारा नेचर कैसा होगा, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, ये सब चीज़ें हमारी देखी जाती हैं फर्स्ट हाउस से। तो इस तरीके के लोग बहुत ही यंग एज से काफ़ी मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफ़ी इनका प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट होता है, और ये डिसीजन मेकिंग में अपने इमोशंस से ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंडसेट की सुनते हैं। तो
एक इनका नेचर जो है इमोशनली रिजर्व हो सकता है, कि ज़्यादा ओपन नहीं होते लोगों के सामने। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है इनकी, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता इनके अंदर होती है। ये लोग ऐसे नहीं हैं जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि अभी मैंने काम किया तो तुरंत मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। इस तरीके के लोग नहीं होते हैं। इनमें होती है लीडरशिप क्वालिटीज़। फिर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ये इस तरीके के लोग होते हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, स्पॉटलाइट में नहीं आते, दूसरों को मौका देते हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले होते हैं। अच्छा, तो अब हम फर्स्ट हाउस पे देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं कुंडली में, जो हमारे 5th हाउस में विराजमान है, जहाँ पर लिखा है नंबर 2। तो एक तो उनकी दृष्टि है, उनकी 9वीं दृष्टि हमारे 1st हाउस पे है। और फिर हमारे बैठे हैं शुक्रदेव 7th हाउस में। तो 7th हाउस में बैठकर 7वीं दृष्टि वो लग्न पे डाल रहे हैं। तो ये 2 दृष्टियां हैं हमारी 1st हाउस पे। तो अब देखते हैं इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, जुपिटर यानी गुरु, उनके ऊपर आप देखेंगे बना हुआ है एक स्टार। स्टार यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है उनका रेट्रोग्रेड नेचर। रेट्रोग्रेड को हिंदी में बोलते हैं वक्रीय। वक्रीय मतलब जो ग्रह उल्टा चलते हैं। तो राहु और केतु नेचुरली वक्रीय होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं। बाकी सब प्लैनेट्स मार्गीय होते हैं नेचुरली, पर वो कभी कभी वक्रीय हो जाते हैं। तो जिस समय इनका जन्म रहा होगा उस समय जुपिटर और तीसरे घर में मंगल, दोनों के ऊपर स्टार है। तो ये प्लैनेट्स रिट्रोग्रेड हैं इस कुंडली में। तो अब रिट्रोग्रेड प्लैनेट होता क्या है? रिट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है? वो मार्गीय से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते करते अचानक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो मूव करने लगते हैं तो उनको हम बोलते हैं वक्रीय हो जाना किसी भी ग्रह का। इसका इफेक्ट ये होता है कि इस तरीके के प्लैनेट में 3 गुना बल आ जाता है। 3 टाइम्स उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पावर इंक्रीज हो जाती है, और एक स्टबर्न नेचर आ जाता है उस प्लैनेट में। थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं। स्ट्रगल के बाद रिजल्ट देंगे आपको, रिजल्ट ज़रूर देंगे लेकिन स्ट्रगल के बाद देंगे, थोड़ा डिले से देंगे रिजल्ट। तो अब क्योंकि गुरु हमारे नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, बट वो हो चुके हैं यहाँ पे रिट्रोग्रेड, तो वो कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करने वाले, पर ये है कि थोड़ा सा डिले होगा उनकी हेल्प मिलने में। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्ट्रगल हमें फेस करनी पड़ेगी, पर उनकी हेल्प हमें ज़रूर ही मिल जाएगी। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या है कि जब गुरु की दृष्टि पड़ती है हमारे लग्न पे, तो ऐसे लोग बहुत ही फिलॉसफिकल और बहुत ही डीप थिंकिंग वाले नेचर के होते हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी सोच के बियॉन्ड ही उनका कुछ थॉट प्रोसेस होता है। थोड़ा अलग हटके, थोड़ा डीप लेवल पे सोचेंगे वो। सोसाइटी के किसी भी रूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। इनका खुद का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। बहुत ही मॉरली स्ट्रॉन्ग होते हैं और एथिकल होते हैं। अलग इनका एक यूनिक, इन्होंने कुछ डेवलप कर रखा होता है कि दिस इज़ द मॉरल कोड ऑफ माई लाइफ। ऐसी इनकी नेचर देखी जा सकती है। क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो यहाँ पे रिट्रोग्रेड होकर डिले का इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो विजडम तो मिलेगी इनको, लेकिन थोड़ा सा डिले के बाद ग्रेजुअली मिलेगी, धीरे धीरे। और लाइक आफ्टर एज ऑफ 35-36 इनकी जो फुल विजडम है वो तब जाके मैनिफेस्ट होगी। ये लोग खुद से ही अपने ऊपर जो है डाउट करते रहते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर। खुद को रीएवैल्यूएट करते रहेंगे, अपने बिलीव्स को रीएवैल्यूएट करते रहेंगे कि ये जो हमारा बिलीफ है ये सही है या नहीं है। क्वेश्चन करते रहेंगे खुद से जब तक कि ये फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो जाते। इनको सक्सेस मिलेगी अपने इंटेलिजेंस, अपने विजडम के चलते, कुछ रिसर्च में, रादर देन कोई भी डायरेक्ट मटेरियल एफर्ट लगाने के बजाय इनको इंटेलिजेंस और विजडम से इनको सक्सेस मिलेगी। ये बहुत ही अच्छे टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल काउंसलर हो सकते हैं,
क्योंकि इनको ह्यूमन नेचर की काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपनी लाइफ में, तो ये बहुत अच्छे मेंटोर बन सकते हैं। और एक ये अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच ले सकते हैं सक्सेस के लिए अपनी लाइफ में। अपने करियर स्विच कर सकते हैं या फिर कुछ भी हो, अनकन्वेंशनल राउट। आप देखिए इनकी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कि आपने कुछ डिग्री ली उसके बाद जॉब करने लग गए और वैसे। ये हो सकता है कुछ अलग पढ़ा है पहले, फिर बाद में कुछ और अलग पढ़े और फिर कुछ अलग ही काम करें, ऐसा कुछ इनका हो सकता है लाइफ में। वेल्थ भी जो इनको मिलेगी ना, वो साइकिल में मिलेगी। पहले फ्लक्चुएशंस रहेंगी, गेन्स होंगे, लॉसेस होंगे, तब जाके एक समय के बाद इनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी वेल्थ को लेकर। और ये इतने ज़्यादा इंक्लाइंड या अट्रैक्टेड होंगे ना नॉलेज की तरफ, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, साइकोलॉजिकल फील्ड की तरफ। ये ऐसा भी कुछ फील कर सकते हैं कि इनका जो है कुछ कार्मिक पुल है नॉलेज को लेकर। और नॉलेज भी ऐसी वैसी कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं कि किसी सब्जेक्ट की, आर्ट्स की, साइंस की इन्होंने नॉलेज ले ली। नॉलेज ऑफ सम हायर पर्पस, इस तरीके का इनका कुछ अट्रैक्शन हो सकता है नॉलेज के टूवर्ड्स। और ये जो भी हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स या मेन स्ट्रीम रिलीजन होता है, उसको ये रिजेक्ट करके ये कुछ छिपी हुई ऐसी जो नॉलेज या ऐसी टीचिंग्स जो कि पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, ये उनको खोजने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके की भी थॉट प्रोसेस इनका हो सकता है। और क्योंकि जुपिटर जो है रिट्रोग्रेड है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की एनर्जी करंट लाइफ में लाने को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि पास्ट लाइफ से कुछ एनर्जी इनकी आ रही है करंट लाइफ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्होंने अपने पिछले जन्मों में जो नॉलेज गेन की थी या कोई एक स्पिरिचुअलिटी में कोई लेवल अचीव किया था, ये हो सकता है उसकी मेमोरी रीगेन कर लें, फिर से उन्हें वो चीज़ें याद आ जाएं। ऑकल्ट के फील्ड में या स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, डिवाइन साइंसेस में, इस तरीके की चीज़ों में ऐसा इनका एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा, जुपिटर क्या करते हैं, वो कोई भी रोग आ जाए, कोई भी इलनेस है, तो उसमें क्विक रिकवरी में हेल्प मिलती है। बट क्योंकि यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो उसका इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो रियलाइज़ करने में डिले हो जाए। रिकवरी तो हो ही जाएगी, पर ये हो सकता है कि वो इशू रियलाइज़ करने में थोड़ी सी देर हो जाए। अच्छा, इनके वेट को लेकर भी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। डाइजेशन रिलेटेड या मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कुछ कंसर्न्स इनको हो सकती हैं। एक इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इस तरीके की कोई इलनेस या हेल्थ इश्यूज़ इनके लाइफ में आते हैं, तो एक जो क्विक रिलीफ वाला या जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन्स हैं, उनके बजाय आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, इन सब चीज़ों को आप प्रिफर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जुपिटर की एस्पेक्ट से। अब बात करते हैं हम वीनस का जो एस्पेक्ट है, वीनस की जो दृष्टि पड़ रही है, उससे क्या चेंज आएगा। अभी कैप्रिकॉर्न ने, मकर राशि ने इनको एक सीरियस प्रैक्टिकल इंसान बनाया हुआ था। इनकी अपीयरेंस ऐसी लोगों को लग सकती थी कि दे आर कोल्ड एंड डिस्टेंट, लेकिन यहाँ वीनस की दृष्टि पड़ने से इनकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाता है एक चार्म। ये कुछ मैग्नेटिक टाइप के इंसान हो सकते हैं, ब्यूटी ऐड हो सकती है इनकी पर्सनालिटी में, अट्रैक्टिव अपीयरेंस हो सकती है। और जुपिटर और वीनस क्योंकि दोनों ही दृष्टि है, तो बहुत ही ग्रेसफुली मैनर्ड होंगे ये लोग, फिजिकली ब्यूटीफुल होंगे, चार्मिंग होंगे, प्लेजेंट पर्सनैलिटी होगी, अट्रैक्टिव होंगे और ग्रेसफुली मैनर्ड होंगे। और वीनस की वजह से जो कैप्रिकॉर्न का सीरियस नेचर है, वो जो है सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा वार्मथ आ जाएगी, सोशल लगेंगे लोग कि बहुत ही सोशेबल हैं और
इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, और इनकी लाइफ के टूवर्ड्स भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी। ये हारमनी, एलिगेंस और डिप्लोमेसी की, वीनस रिप्रेजेंट डिप्लोमेसी, तो ये सब सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर आ जाएंगी वीनस की एस्पेक्ट की वजह से। इनका इंटरेस्ट दिखाई दे सकता है लग्जरी, कंफर्ट या एस्थेटिक प्लेजर्स में। कैप्रिकॉर्न इनको प्रैक्टिकल बनाएगा, लेकिन वीनस इनको इन्फ्लुएंस करेगा लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। फैशन, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अप्रिशिएट या एंजॉय कर सकते हैं। और इनके अंदर एक नेचुरली, इनके पर्सनालिटी में एक नेचुरल एबिलिटी होगी अपने सोशल सर्कल या प्रोफेशनल सर्कल में लोगों को अट्रैक्ट करने की। और वीनस की वजह से ही इनका एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक नेचर होगा। अपने जीवन में प्रेम की बहुत वैल्यू करेंगे, ब्यूटी, कंपेनियनशिप, इमोशंस, इन सब चीज़ों की काफ़ी ये वैल्यू करेंगे। इनको इमोशनल सिक्योरिटी जो है, एक इमोशनल सिक्योरिटी की अपने रिलेशंस में एक तरीके का रीएश्योरेंस इनको टाइम टू टाइम चाहिए होगा, और इनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है कि ये फील करें कि दे आर इमोशनली सिक्योर्ड। और क्योंकि जुपिटर वीनस दोनों का एक साथ एस्पेक्ट है, तो प्रेम भी इनका बहुत ही प्योर और पायस होगा। ये इसको ना, प्रेम को एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में देखते हैं अपनी लाइफ में, कि ये एक तरीके का स्पिरिचुअल फोर्स है और किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन है। तो इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है। या इनके बिजनेस और नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये अच्छा अर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और लग्जरी, ब्यूटी, ट्रैवल, इस पर खर्चा कर सकते हैं। और इनकी डिज़ायर हो सकती है एक हेल्दी और ब्यूटीफुल बॉडी की। थोड़ा सा वर्क और प्लेजर के बीच में स्ट्रगल फील कर सकते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, और वहीं वीनस आपको लग्जरी और कंफर्ट इसकी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। तो प्लेजर और वर्क के बीच में थोड़ा सा इनका स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि वीनस का एस्पेक्ट है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए इनको पुश कर सकता है। तो किसी भी तरीके की लेजीनेस अवॉइड करनी है, क्योंकि लग्न की राशि है कैप्रिकॉर्न, जो कि हार्ड वर्क को प्रमोट करती है यहाँ पे। तो ओवर ईटिंग से भी इनको बचना चाहिए। कभी इमोशंस में आकर या मूड स्विंग्स के चलते ओवर ईटिंग लाइफ में हम कर बैठते हैं, तो वो भी इनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ से पता चलती है कि दूसरों पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड होना। मतलब अगर ये रिलेशंस में से कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो ये बहुत ही इनसिक्योर सा और इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। तो काइंड ऑफ इनकी डिपेंडेंसी दूसरों पर हो जाती है, कि दूसरों से इन्हें वो एक इमोशनल सिक्योरिटी वाली फीलिंग मिलती रहे, जो कि इनके हैप्पीनेस का कारण भी है। ठीक है, तो फिर इस तरीके का इनके फर्स्ट हाउस से पता चलता है। हम चलते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यहाँ पे लिखा है 11 नंबर, और यहाँ पे लिखा है आर्य रिप्रेजेंट्स राहु। तो सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं वेल्थ, फैमिली, आपकी वाणी, आपके एसेट्स, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, आपके किस तरीके की आपकी फूडिंग हैबिट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं सेकंड हाउस से। और सेकंड हाउस में हमारे हैं राहु, और उस पर दृष्टि है सैटर्न की, तीसरी दृष्टि सैटर्न की है सेकंड हाउस पे। तो अब देखते हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो राहु करवाता है अनकन्वेंशनल काम, और एक अटैचमेंट क्रिएट करता है। जिस घर में वो बैठ जाता है, तो राहु उस घर से जुड़ी हुई चीज़ों से अटैचमेंट क्रिएट करवाता है।
लेकिन क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पे है तो इन दोनों का मिक्स्ड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड या कुछ कार्मिक इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैटर्न बैठे हैं 12th हाउस में, जो कि आपके लिबरेशन मोक्ष का घर होता है। तो वहाँ से बैठ के वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ कार्मिक इन्फ्लुएंस इनकी वेल्थ स्पीच पर या फिर फैमिली लाइफ में देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना वेल्थ एक्यूमुलेशन में, मटेरियल सक्सेस में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, और ये सब करने में ना इनका बड़ा ही एक अनकन्वेंशनल सा या फिर एक बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा वे होगा। राहु इनको एम्बिशियस बनाएगा, और शनि की दृष्टि से जो है मनी आएगी फॉरेन सोर्सेज से, टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्क से। इनकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ या कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ अनयूजुअल सोर्सेज जो इनकी लाइफ में हो सकते हैं, वहाँ से इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। गेन्स भी सडनली आएंगे, सडन लॉसेस होंगे, क्योंकि राहु का काम, राहु ना अप एंड डाउन सिचुएशंस आपकी लाइफ में सडनली आपको गेन्स देगा और दूसरे ही पल लॉस भी करवा देगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस देखी जाती हैं राहु से। तो फाइनेंशियल अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। एक फॉरेन का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है फैमिली मेम्बर्स में, या फिर फैमिली मेम्बर्स अनकन्वेंशनल नेचर के हो सकते हैं। राहु सीक्रेटिव प्लैनेट भी है एक, तो ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में सीक्रेट्स हों या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या किसी तरीके का पावर स्ट्रगल देखने को मिल सकता है फैमिली में, और ये अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली पॉलिटिक्स या जो भी राहु के अदर इफेक्ट्स हैं उनकी वजह से। और ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं अपने वर्ड्स को यूज़ करने में अपने फैमिली इन्वायरमेंट में, टू मेंटेन देयर कंट्रोल इन डिस्कशंस। तो ऐसा भी हो सकता है। इनका कुछ यूनिक स्टाइल, यूनिक वे ऑफ स्पीकिंग हो सकता है, अनकन्वेंशनल। इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्पीच होगी, किसी को भी जल्दी से समझा लेंगे, परसुएड कर लेंगे, पावरफुल सी स्पीच होगी इनकी। तो ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग में, जहाँ पे आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है, ये अच्छा काम करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में, बिजनेस में, तो इस तरीके की स्पीच जो है वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा, 11th राशि अगेन शनि की खुद की राशि है, तो ये शनि इस घर के भी लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस के भी लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं शनि। तो अब जैसे एक सिचुएशन है कि एक घर है, वहाँ पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, बहुत सारी वैल्यूएबल एसेट्स वगैरह हैं। वहाँ पे कोई बदमाश घुस जाए तो क्या करेगा? चोरी करेगा, नुकसान करेगा। तो इस तरीके के ही नुकसान जो हैं राहु से देखे जा सकते हैं कि वो करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन शनि देव ने क्योंकि अपनी दृष्टि बना के रखी हुई है इस घर पे, 12th हाउस में बैठकर वो अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और अपने खुद के घर पे उनकी दृष्टि है, तो वो बुरा नहीं होने देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, बहुत कम देखने को ओकेजनली हो सकते हैं। तो जैसे राहु एक्वेरियस में शनि की राशि में है, तो ये मेंटली काफ़ी शार्प, इनोवेटिव और एनालिटिकल हो सकते हैं। इनकी कुछ मतलब चीज़ों को बढ़ाकर, एग्जेगरेट करके या सीक्रेट सी रखने की, या स्पीच में डिप्लोमेसी, इस तरीके की नेचर हो सकती है। अब राहु क्या करवाता है? राहु जो है ना हार्श स्पीच देता है, अनफिल्टर्ड होंगे वर्ड्स, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पल्सिव होकर बोलेंगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं
फैमिली में, और फैमिली वेल्थ और स्पीच यहाँ दोनों को ही लेकर इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब शनिदेव क्या करेंगे, उनकी दृष्टि है तो वो डिसिप्लिन सिखाएंगे और डिले होंगे इसमें वेल्थ एक्यूमुलेशन में। और जहाँ राहु एक छल कपट से धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं शनिदेव कहेंगे कि हार्ड वर्क के थ्रू ही आप पैसा कमाएं, मतलब वेल्थ एक्यूमुलेट करें अपनी। तो इसमें ये हो सकता है कि आप कुछ अनकन्वेंशनल काम करेंगे जिससे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। या फिर फूडिंग हैबिट्स के बारे में बात करें तो राहु की प्रेजेंस से, उसके इफेक्ट से कुछ आपकी बिल्कुल ही अलग चॉइस हो सकती है, अनकन्वेंशनल चॉइस टूवर्ड्स योर फूड, जो लोगों को लग सकता है कि बड़ी अतरंगी इनकी तो पसंद है खाने में, कुछ ऐसा हो सकता है यूनिक सा। तो फाइनेंशियल मैटर्स में इनको बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बहुत ही प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर क्विक रिच स्कीम या इस तरीके की किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको वेल्थ जो एक्यूमुलेट होगी या स्टेबिलिटी मिलेगी वेल्थ एक्यूमुलेशन में, वो वक्त के साथ ही होगी। और अगेन वो आफ्टर एज ऑफ 35 एंड 36 आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइफ में एक वेल्थ को लेकर स्टेबिलिटी आ रही है। तो अब ये एक और चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है कि 12th हाउस जो होता है एक्सपेंसेस का होता है, फॉरेन लैंड्स का, लॉसेस का होता है। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन्स भी हो सकते हैं ड्यू टू ट्रैवल या किसी तरीके के मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरीके के खर्चे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि आप इस तरीके कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपको फिर लॉस झेलना पड़े। तो फैमिली के लिए ये उनकी टेक केयर करने के लिए एक ड्यूटी बाउंड फीलिंग हो सकती है इनकी। मतलब भले ही रिलेशनशिप कैसे भी हों, ये चाहें ना चाहें, तो एक ड्यूटी के चलते इनको हो सकता है अपनी फैमिली की टेक केयर करनी पड़े। अब शनि की दृष्टि है तो इनके हो सकता है कि जो बड़े हैं इनके घर में, एल्डर्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और इनके फैमिली इन्वायरमेंट जो है काफ़ी डिसिप्लिन हो सकता है, काफ़ी ट्रेडिशनल या फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्डर्स इन द फैमिली की, उन्हीं की चल रही है, बड़े की बच्चों की नहीं चल रही। अब राहु ने अनकन्वेंशनल बनाया और सैटर्न ने ट्रेडिशनल, तो एक मिक्स्ड इफेक्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ओल्डर जनरेशन है वो काफ़ी ट्रेडिशनल हो, स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, और जो यंगर जनरेशन है वो हो सकते हैं कि वो फॉरेन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं या किसी तरीके के उनके अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है। तो ऐसा इनका फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है। ये डिटैच्ड फील कर सकते हैं फैमिली से बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या किसी तरीके की और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो सकती हैं कि मे बी शायद फैमिली के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है या उनसे दूर रहे हैं हमेशा, तो कुछ भी इनका रीज़न हो सकता है। बट एक इमोशनल डिस्टेंस इनको हो सकता है फील करते हों। और सीरियस, थॉटफुल और वाइज स्पीच हो जाती है इनकी सैटर्न की वजह से। जहाँ राहु ने इनको इम्पल्सिव बनाया था, वहीं सैटर्न की एस्पेक्ट से इनकी एक सीरियस, थॉटफुल और वाइज स्पीच होगी और इनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होगी एक डीप और इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे बात करने की। तो ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स, लॉ, ये सोशल इश्यूज जो होते हैं उन पे खुलकर बात करने वाले हो सकते हैं। जैसे सैटर्न की एक और क्वालिटी ये होती है क्योंकि वो डिले भी जैसे करवाते हैं, तो स्पीच में इनका ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्लो सोचा कि बोलने से पहले सोचा इन्होंने काफ़ी देर और फिर वो पॉइंट ही निकल गया जिसके बारे में बोलना था। तो ये हो सकता है कि ये बोलने से पहले काफ़ी सोचें, और लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी हो सकता है, इस तरीके का भी इनकी स्पीच पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट बाकी ये काफ़ी इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन
एम्बिशियस हैं और बस इनको सक्सेस के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये सब हमें पता चलता है इनके सेकेंड हाउस से। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 12, जहाँ पर लिखा हुआ है एम ए रिप्रेजेंट्स मार्स यानी मंगल। अब 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि, पाइसेस वाटरी साइन है। क्या क्या देखते हैं हम थर्ड हाउस से? हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, करेज, आपके छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रेवल्स। इसमें हमारा रिट्रोग्रेड मार्स है, वक्रीय मंगल, और 9th हाउस से सूर्य की दृष्टि भी इस हाउस पे है। तो अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का मिक्स इफेक्ट होगा कि एक अग्रेशन भी होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होगी, इंटेलिजेंस भी होगी, कम्युनिकेशन में कुछ कार्मिक चैलेंजेस दिख सकते हैं, रिलेशनशिप्स में और फिर पर्सनल एम्बिशंस में। अब मंगल जब रेट्रोग्रेड हो जाता है, मंगल ऑलरेडी बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है, बहुत एनर्जी है उनके अंदर, बहुत बल है। अब जब वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो वो 3 गुना उनकी पावर बढ़ जाती है। और जो स्ट्रगल होती है ना, ये जो उनकी एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में यूज़ ना होकर वो हमारे अंदर वो स्ट्रगल चलती है। अब इसके सारे आंतरिक प्रभाव होंगे रेट्रोग्रेड मार्स के। तो इनको क्या होगा ना, अपने अंदर ही कुछ इनकी स्ट्रगल चलेगी, इम्पल्सिव डिसीजंस रहेंगे, डिलेड एक्शंस रहेंगे। तो इस तरीके का इनका कुछ मंगल का इफेक्ट इनको देखने को मिल सकता है। इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। ये कभी भी चैलेंजेस लाइफ में आएंगे तो दे विल नेवर गिव अप, क्योंकि मंगल रिट्रोग्रेड हो चुके हैं अपने आप में, और सन की भी इनको दृष्टि मिल रही है, सन का भी इनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो करेजियस तो होंगे बट सेल्फ डाउट भी, क्योंकि इंटरनल स्ट्रगल इनके चलती रहेगी तो सेल्फ डाउट भी ये करते रहेंगे। तो इससे इन्हें बचने की ज़रूरत है, सेल्फ डाउट ना करें, और जो भी काम स्टार्ट जैसे किया है अपना बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के उसमें आगे बढ़ें। ये रिट्रोग्रेड मार्स क्या करेगा कि ये कुछ भी एक्शन लेंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे कि ये सही है नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि डिले होगा इन्हें फाइनल एक्शन लेने में। तो इनको अगर थोड़ा सा भी प्रोवोक किया जाए तो फिर ये एक बहुत ही एग्रेसिव वे में रिएक्ट कर सकते हैं, एग्रेसिवली या फिर डिफेंसिवली, खुद को डिफेंस करने के लिए इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। फैमिली मैटर्स में ये इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होंगे। ये अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन फॉलोइंग अदर्स। ये अपना अलग बैठ के काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके अंदर ओवर थिंकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजी के थ्रू स्ट्रैटेजी बना के काम करना पसंद करेंगे। तो ओवर थिंकिंग और ये हाई स्ट्रैटेजी के चलते फिर से मतलब डिले देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इनके सिबलिंग्स के साथ में इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, लेकिन अगेन मंगल की एनर्जी है तो कुछ पावर रिलेटेड स्ट्रगल्स या थोड़ा ईगो भी आ सकती है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक ईगो रिफ्लेक्ट हो सकती है सन की। और इनको जो ट्रैवल होंगे इनके लिए बेनिफिशियल होंगे, लेकिन इनको पूरी प्लानिंग के साथ में चीज़ें करनी है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें किसी भी तरीके का अगर ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मार्स है तो अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं ट्रैवल्स, और फेवरेबल रहेंगे सन के एस्पेक्ट की वजह से। अब करियर ग्रोथ की अगर इनकी बात करें तो ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन इनको ज़रूरत है पेशेंस की। इनके अंदर लीडरशिप तो से कूट कूट के भरी हुई है। इनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि जैसे डिबेट्स में होती है, एनर्जी चाहिए होती है और बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ये डिबेट में या किसी टीचिंग के प्रोफेशन में मेंटरिंग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात हो गई थर्ड हाउस की। अब चलते हैं फोर्थ हाउस पे, जहाँ पे लिखा है नंबर 1 और लिखा है एमओ रिप्रेजेंट्स मून। तो इनके फोर्थ हाउस में है मेष राशि और मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल अच्छा फोर्थ हाउस से हम देखते हैं
मदर से रिलेशन, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स, मेंटल पीस। और चंद्रमा को माता माना गया है, माँ का कारक भी माना गया है, तो वो इसी घर में आके बैठ गए हैं। लेकिन राशि है ये मंगल की, और मून एक इमोशनल प्लैनेट है, इमोशनल है, क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी जो मदर होंगी ना, वो काफ़ी बोल्ड, इंडिपेंडेंट, जिनके अंदर मंगल की एनर्जी हो, तो वो ऐसी हो सकती हैं, काफ़ी क्रिएटिव भी वो हो सकती हैं। जैसे फैमिली में एक अथॉरिटी होती है कुछ फीमेल्स की, तो ऐसी वो हो सकती हैं। वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, एनालिटिकल भी हो सकती हैं, क्योंकि इस घर पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है मरकरी की। तो मरकरी होते हैं बुद्धि के स्वामी हमारे, तो काफ़ी हो सकता है कि इनकी मदर काफ़ी इंटेलिजेंट और एनालिटिकल हो। चाहे इनकी मदर के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सा रिलेशन हो सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल की एनर्जी है, रिट्रोग्रेड मंगल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर के साथ में आर्ग्यूमेंट्स हों, या किसी तरीके की पावर स्ट्रगल देखने को इनकी मिल सकती है। लेकिन ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी मदर के साथ में, क्योंकि मून जो है वो एक इमोशनल प्लैनेट है। ये ऐसा भी हो सकता है कि मंगल जैसे रेस्टलेसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है ना, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये अपनी मदर से दूर रहें, या फिर मदर के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका इनको ना मिला हो। क्या इनके कुछ ये समटाइम्स दे कैन फील कि देयर इज लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ इन द रिलेशन, या कुछ ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अगेन मंगल की एनर्जी। तो उस वजह से कभी ये फील कर सकते हैं कि देयर आर सम इश्यूज। बाकी ये बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, क्विक थिंकर हैं, लेकिन इम्पल्सिवनेस और मूड स्विंग्स, मून की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, वो इनको करने की ज़रूरत है। अपने दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इनका एक काफ़ी इंटेलिजेंट, कम्युनिकेटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है इमोशंस को लेकर, जिसकी वजह से ना जो पीपल हैंडलिंग होती है, पीपल मैनेजमेंट होता है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, क्योंकि ये हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी का भी, या फिर रेजिडेंसेस का, तो और यहाँ पे मून बैठ गए हैं जो भी चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है फ्रीक्वेंटली घर बदलना जैसे, या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और इनके इन्वेस्टमेंट जो यहाँ इस घर से रिलेटेड होंगे वो काफ़ी वाइज इन्वेस्टमेंट होंगे, क्योंकि मरकरी की बुद्धि इनको मिल रही है, और मरकरी से इनको इंटेलिजेंस मिल रही है, और होम बेस्ड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको मिल सकती हैं। और अगेन यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट होता है कि इमोशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए लाइफ में। किसी भी रिलेशन में ये है तो एक इमोशनल सिक्योरिटी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। ये अपने काम में, अचीवमेंट्स में एक फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं, कंफर्ट फील कर सकते हैं, और इनको सक्सेस तभी मिलेगी जब ये अपने इमोशंस को लॉजिक के साथ बैलेंस करेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करेंगे, और एक पेशेंस अपने अंदर ले आएंगे। तो ये हुई बात हमारे 4th हाउस की। हम चलते हैं 5th हाउस, जहाँ पर लिखा है नंबर 2 और लिखा है JU रिप्रेजेंट जुपिटर, हमारे देवगुरु बृहस्पति। 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि। इसमें 5th हाउस से हम देखते हैं एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, स्पेकुलेटिव गेन्स, ये सब चीज़ें हम 5th हाउस से देखते हैं। अब रिट्रोग्रेड होकर जुपिटर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि थोड़ा लेट रिजल्ट दे सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल के बाद दे सकते हैं। लेट ब्लूमर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ऐसा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनकी एनर्जी मतलब इंटरनलाइज होगी, मतलब अंदर ज़्यादा, मतलब अपने चलेगा, इनके आंतरिकता में ज़्यादा रहेंगे, अपने फिलोसफिकल होंगे। एक पर्सन जो इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा करता है, अपना एक आपकी ही एनालिसिस जो ज़्यादा करता है, खुद के अंदर झांक के देखना, इस तरीके से हो सकते हैं।
इनका काफ़ी डीप थॉट प्रोसेस हो सकता है, लाइफ के टूवर्ड्स एक बड़ा ही यूनिक पर्सपेक्टिव हो सकता है, बहुत ही गहरा ज्ञान, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग विजडम जैसे इनको हो सकती है इनकी लाइफ में। इनका नेचुरली इनका इंक्लिनेशन होगा फिलॉसफी की तरफ, या जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट इनका यूज़ हो, तो इनका इन सब चीज़ों की तरफ काफ़ी डीप इंक्लिनेशन हो सकता है। चाहिए जो है, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, और काफ़ी इंडिपेंडेंट थिंकिंग इनकी होती है। जो भी ट्रेडिशनल एजुकेशन के मेथड्स होते हैं ये उस पर रिलाई नहीं करते हैं, ये अपना इनका अलग ही है, कुछ सेल्फ लर्निंग का स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई होती है। और ये जैसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बुक्स रेफ़र करेंगे, टीचर्स के थ्रू पढ़ेंगे, इनका अलग है, ये पहले सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस से लर्न करेंगे। इस तरीके का इनका नेचर होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी लॉजिकल थिंकिंग होगी, और लाइफ में से डिफरेंट एरियाज़ को ये ईज़िली कनेक्ट कर पाएंगे, उनके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। हायर एजुकेशन में इनके ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकती हैं, या फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट पहले किसी और चीज़ में था, पहले किसी और एरिया में था, अब किसी और फील्ड में है। तो इस तरह की फ्रीक्वेंट चेंजेस इनको एकेडमिक्स में ऐसे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, या फिर डिले इन कंप्लीटिंग डिग्रीज, जो भी कोई ये डिग्री परस्यू करते हैं तो उसमें डिले हो सकता है किसी भी रीज़न के चलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब इनका बिलीव नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड उससे फील करेंगे। और रिट्रोग्रेड जुपिटर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से ना, जैसे फैमिली इश्यूज हो गए, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए जिसके चलते, या फिर कुछ पर्सनल स्ट्रगल हो गए जिसके चलते इनकी जो एकेडमिक प्रोसेस होगी वो स्लो डाउन हो सकती है, डिले हो सकती है। लेकिन अगर ये लगे रहेंगे उसमें तो इवेंचुअली सक्सेस विल कम इन लॉन्ग रन। के अब इनकी अगर एक डेफिनेशन होती है कि ये ओवर थिंक करते हैं, कि कोई भी इनकी क्रिएटिव परस्यूट्स हैं लाइफ में, ये कुछ भी क्रिएटिव ऐसे चेज कर रहे हैं तो उसके बारे में ओवर थिंक करेंगे, एंड सोचेंगे कि ये इनका ना परफेक्ट नहीं है ये काम, इसमें भी और भी कुछ होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने, ये इनकी लाइफ में कुछ देखने को मिल सकता है इनका नेचर इस तरीके का। अब जो लियो की एनर्जी है वो ईगो भी क्रिएट कर सकती है इन इंटेलिजेंस, और ये ऐसा भी फील कर सकते हैं कि दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, क्योंकि गुरु की वजह से इन्हें ज्ञान तो बहुत होगा और इनका कुछ अलग ही बिलीफ सिस्टम होता है, तो एक इस तरीके की थिंकिंग आ सकती है कि हाँ मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है। तो छोटे छोटे अचीवमेंट से ये इतने सेटिस्फाई नहीं होते, और एक कांस्टेंट प्रेशर सा फील कर सकते हैं कि लाइफ में एक्सेल करना है, तो ऐसा भी इनको ऐसी भी इनकी फीलिंग हो सकती है। इनके जो चिल्ड्रन होंगे वो काफ़ी इंटेलिजेंट एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, बहुत भाग्य वाले होंगे, और ये ना अपने चिल्ड्रंस के लिए एज अ पेरेंट नहीं, एज अ टीचर दे विल प्ले द रोल। तो अपने किड्स से भी इनकी ना हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने चाहिए और अच्छा करने चाहिए लाइफ में। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन ये देखी जा सकती है, क्योंकि जुपिटर जिस घर में बैठते हैं तो उस घर के रिजल्ट्स को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं, उस घर की आउटकम्स को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी चाइल्ड बर्थ में डिलेज हों, या फिर चैलेंजेस आएँ, या फिर ये खुद ही बहुत लेट प्लान करें, ऐसा हो सकता है।
ये लव रिलेशनशिप में काफ़ी कमिटेड होते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं लव को अपनी लाइफ में। और जो लोग बहुत स्पिरिचुअल या इंटेलिजेंट होते हैं, वही मतलब इनके लिए अट्रैक्टिव पार्टनर्स साबित होते हैं। इनका ना काफ़ी हाई स्टैंडर्ड होता है लव के मामले में। अनरियलिस्टिक थोड़ी एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही प्योर पायस लव है और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं उसको लाइफ में। तो अपने पार्टनर से भी इनकी कुछ इसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है अब पार्टनर भी उसी लेवल का हो। तो अगर अपनी अर्ली एज में किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग से चलते, या क्योंकि इमोशनल सेंसिटिविटी मैच ना होना, या फिर कार्मिक रीजंस के चलते, कुछ आपके पास लाइफ के कार्मिक डेट्स हैं, क्योंकि रिट्रोग्रेड रिपीटर रिप्रेजेंट्स कार्मिक रिलेशंस फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि इन सब चीज़ों के चलते आपको अर्ली एज रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़े, ब्रेकअप देखना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये इंडिकेट करता है कि आपको ट्रू लव मिलेगा अपनी लेटर लाइफ में, अपनी मेच्योर इस एज में आपको ज़रूर मतलब ये एक जिस लव को आप सर्च कर रहे हैं, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा लाइफ में। इनका स्पेकुलेशंस में या फिर इन्वेस्टमेंट में अच्छा लक हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट की कोई इन्वेस्टमेंट हो या किसी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग में है तो उसमें इनका लक अच्छा चल सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो होगी लेकिन स्टडी होगी, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। और किसी भी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट में ना लाएं, इस चीज़ का ये रिस्की हो सकता है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट या इस तरीके की चीज़ों में आप अपना कदम बढ़ाएं। एक चीज़ और इससे रिप्रेजेंट होती है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल की स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की थी। ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ टीचर या प्रीस्ट या फिलोसोफर या इस तरीके के रहे हों, और अपनी इस लाइफ में भी ये उस चीज़ को, जो चीज़ अनफिनिश्ड थी प्रीवियस लाइफ्स में, हो सकता है उस चीज़ को इस लाइफ में कंप्लीट करें। और अगर टीचिंग या इस तरीके के प्रोफेशन में नहीं भी हैं तो भी अपनी लेटर लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के चलते लोगों को मेंटोर करें या गाइड करें। तो चलिए अब चलते हैं 6th हाउस की तरफ। 6th हाउस जिसमें है जेमिनी, 3rd नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3rd नंबर की राशि होती है हमारी जेमिनी, मिथुन बोलते हैं उसको हिंदी में। और इस हाउस से हम देखते हैं हमारे एनिमीज़, हिडन एनिमीज़, डेट्स, डिजीज़, कंपटीशन, आपकी डेली जॉब जिसके थ्रू आपकी अर्निंग होती है रेगुलर बेसिस पे, लीगल मैटर्स, ये सब चीज़ें हमारे इस हाउस से देखे जाते हैं। तो ये जेमिनी रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंट पर्सन, एनालिटिकल, हु इज़ वेरी गुड एंड स्किल्ड इन कम्युनिकेशन। ये इस तरीके की जॉब में बहुत अच्छे होंगे जिनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, राइटिंग है, स्ट्रेटजी बनानी है, एनालिसिस करनी है, इस तरीके की जॉब में ये बहुत अच्छे होंगे। और ये रिसर्च बेस्ड जॉब्स में जिनमें पेशेंस की ज़रूरत होती है उनमें ये बहुत अच्छा करेंगे। इनके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने की। सैटर्न की एस्पेक्ट भी इस घर पे है, 12th हाउस से वो 6th हाउस पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। जेमिनी की डुअल नेचर हो सकता है, और डुअल नेचर होता है तो ऐसा हो सकता है कि अपने करियर में, ये करियर रिलेटेड मैटर्स में इनका एक इनडिसाइसिव सा नेचर हो, डिसीजन लेने में स्ट्रगल फेस करते हों। और सैटर्न के एस्पेक्ट की वजह से इनकी करियर ग्रोथ बहुत ही एक स्लो पेस पे हो सकती है, जो कि काफ़ी इनको फ्रस्ट्रेटिंग फील हो सकता है। बाकी इनकी काफ़ी सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है अपने करियर और वर्क को लेकर। कोवर्कर्स और सुपीरियर्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या प्रमोशन में इनको डिलेज देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की लीगल डिस्प्यूट्स या बैटल्स का
चांस बन रहा है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि सैटर्न क्या करेगा, उस चीज़ को बहुत डिले कर देगा, बहुत स्लो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा इवेंचुअली, और जिसकी वजह से एक्सपेंसेस भी होंगे, राइट। जितना लंबा लीगल बैटल चलता है, जितना लंबा कोई कोर्ट केस चलता है, तो ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा पैसा भी आपका खर्च करवाता है। तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन मैंने लाइफ में, तो उसे अवॉइड करें। इनके एनिमीज वक्त के साथ वीक होते चले जाएंगे। ये इनको ज़रूरत है कि अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको ज़्यादा यूज़ करें रादर देन एग्रेशन। अपने एनिमीज़ को अपनी बुद्धिमत्ता से आप जीतने की कोशिश करें। इम्पल्सिव एक्शंस आप अवॉइड करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि रिट्रोग्रेड मार्स की वजह से। फोर्थ एस्पेक्ट है रिट्रोग्रेड मार्स का 6th हाउस पे। ये डिबेट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कॉम्पिटिटर्स को हैंडल करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें इमोशन से ज़्यादा लॉजिक यूज़ करेंगे। मल्टीटास्किंग एबिलिटी होती है इनके अंदर, मल्टीपल टास्क एक बार में कर सकते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में, या किसी भी तरीके का डेट्स या एनिमी से रिलेटेड कुछ भी हो, तो उसमें ओवर थिंकिंग इनकी देखी जा सकती है, जिससे इन्हें बचना है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होगा, बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी होगी, तो कोई भी डिजीज़ होगा तो उससे फाइट करने में मंगल की एनर्जी इनको हेल्प करेगी। जो इनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वो नर्वस सिस्टम, लंग्स या मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि मंगल रूल्स योर हेड, बॉडी पार्ट की जो बात होती है, तो मंगल हेड को रूल करते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज देखे जा सकते हैं। इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। एक्सरसाइज तो बहुत मैंडेटरी है, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज टू चैनलाइज एनर्जी ऑफ मार्स, वरना फिर वो एनर्जी इधर उधर कहीं नेगेटिव चीज़ों में कंज्यूम होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इससे अच्छा है आप अपनी मंगल की एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज़ में, जो आपकी हेल्थ के लिए भी, फिटनेस के लिए भी बेनिफिशियल हो, वहाँ आप उसको चैनलाइज करें। किसी भी तरीके की हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जैसे होती हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो आप अवॉइड करें, क्योंकि मंगल की वजह से एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं। मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर किसी तरीके का कर्जा ले लिया है तो उसमें बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ें अपने फाइनेंशियल मैटर्स में सोच समझ के आप डिसीज़न लें। अब हम चलते हैं 7th हाउस, जहाँ पे लिखा है नंबर 4 और लिखा है वी रिप्रेजेंट्स वीनस। तो अब इस घर से हम देखते हैं मैरिज, माई बिजनेस पार्टनरशिप। तो इनके जो फोर्थ जो है कैंसर राशि है, कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। तो जो चंद्रमा जो है काफ़ी क्रिएटिव, इंट्यूटिव और इमोशनल होते हैं, और वीनस लव, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, प्रोटेक्टिव, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। उनमें कुछ मतलब क्रिएटिव हो सकते हैं, वो आर्टिस्टिक हो सकते हैं। ही कुड बी वेरी इमोशनल एज वेल। इनके कुछ ओवरली सेंसिटिव या फिर मूडी हो सकते हैं। वो काफ़ी वेल्दी या कह लो वेल ऑफ स्पाउस इनको मिल सकते हैं लाइफ में। जब मैरिज के बाद इनकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस और एक अच्छा सोशल स्टेटस देखने को मिल सकता है इन्हें। ये काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की फीलिंग समझने के लिए, उनका मूड समझने के लिए कि उनका मूड कैसा है। तो इनकी काफ़ी चार्मिंग, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, जिसकी वजह से इनके काफ़ी एडमायरर्स हो सकते हैं इनके सर्कल में। इनका रिलेशनशिप एक्सट्रीमली रोमांटिक रिप्रेजेंट होता है यहाँ से। जो ये अपनी जीवन में लव, ब्यूटी, रोमांस को काफ़ी वैल्यू करते हैं, और इनकी सेम इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पार्टनर से।
इमोशनल सिक्योरिटी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा चाहते हैं, ये रीएश्योरेंस चाहते हैं। इनके अंदर पोजेसिवनेस भी देखी जा सकती है। इन्हें वक्त वक्त पे चाहिए कि इन्हें रियलाइज़ करवाए इनका पार्टनर कि हाँ, ये उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं या कितनी वैल्यू करते हैं। तो इनको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो कि इनके लिए इमोशनली फुलफिलिंग हो, एक केयरिंग और इनके सपोर्टिव पार्टनर हों और काफ़ी इनको अंडरस्टैंड करें। टाइम टू टाइम इनको रीअश्योरेंस मिलता रहे अपने पार्टनर से इमोशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड। इसीलिए थोड़े से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो अप एंड डाउन वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस में। ऐसा भी हो सकता है कि अपने स्पाउस पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। इनको बिजनेस पार्टनरशिप काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है इनके। अच्छे सोशल कनेक्शंस हो सकते हैं इनके। ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में इनकी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट हो, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हों। लेकिन बिजनेस डील्स में इनको एक ध्यान रखना है कि इनको इमोशनल नहीं होना है, इनको अवॉइड करना है कि इमोशंस नहीं लाने हैं बिजनेस डील्स में। अदरवाइज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। तो अपने बिजनेस पार्टनर्स जो हैं आप उन्हें वाइजली चूज़ करें और उनके साथ में कभी भी इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। डिप्लोमेसी का यूज़ करें, लेकिन प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच आप अपनी रखें अपने बिजनेस पार्टनरशिप में। तो अब हम चलते हैं 8th हाउस की तरफ, जहाँ पर है 5th नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है के रिप्रेजेंट्स केतु। अब 8th हाउस किस चीज़ का होता है? ये होता है हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ सडन लॉसेस और गेन, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, हिडन नॉलेज का, कुछ भी सीक्रेटिव, ऑकल्ट साइंसेस, लॉन्जिविटी भी रिप्रेजेंट होती है। इससे इनहेरिटेंस भी देखा जाता है। ये डीप साइकोलॉजी या इंटीमेसी, इन सब चीज़ों को भी इन्हीं से देखते हैं हम। लाइफ आफ्टर मैरिज भी इस हाउस से देखी जाती है, इन लॉज भी इस हाउस से हम देख सकते हैं। कुछ किसी भी कोई भी मिस्टिसिज्म हम इस हाउस से देख सकते हैं। एक्सीडेंट्स या रिसर्च, डीप रिसर्च भी हम इस हाउस से देखते हैं। तो इनकी केतु इस हाउस में बैठकर क्या कर रहा है? केतु आपको डिटैच करता है। और नंबर 5 रिप्रेजेंट्स लियो। लियो राशि सिंह राशि है, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। तो अब इनके यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट इनके आने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो इनका एक तो कोई भी चैलेंजेस, कुछ भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो इनकी ना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी उससे ओवरकम करने की, क्योंकि सूर्य में वो विल पावर होती है, वो राजा हैं, वो किसी भी परेशानी से घबराते नहीं हैं, किसी भी चैलेंज से वो डरते नहीं हैं। तो वो इनको एक बोल्ड एंड फियरलेस नेचर देता है लियो की प्रेजेंस इस हाउस में। जो लाइफ में सडन अप एंड डाउन या सडन लॉसेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये काफ़ी इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर रहती है। और इनके मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं लाइफ में, और इनके पास वो स्ट्रेंथ भी है कि ये उसको हैंडल कर लें। इनकी ऑकल्ट साइंसेस या सीक्रेटिव फील्ड्स में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है। इनका काफ़ी डीप इंटरेस्ट हो सकता है इनमें। इनकी नेचुरल एबिलिटीज़ होंगी या इंटरेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र में, या छिपी हुई साइंसेस में, जो छिपे हुए रहस्य हैं उनमें। इनकी एक डिज़ायर होगी कंट्रोल करने की। लियो रिप्रेजेंट्स कंट्रोल की। कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स है घर में या फिर कोई भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं तो उस पर इनका कंट्रोल हो, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस हो सकता है। और इनकी काफ़ी हाई इंट्यूशन, केतु बहुत ही इंट्यूटिव प्लैनेट है। केतु का क्या है, लोअर बॉडी रिप्रेजेंट करता है, अपर हाफ इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो केतु के पास ना आँख ही नहीं है। केतु की क्या है, उसके पास इंट्यूशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, या ये कह सकते हैं कि सिक्स्थ सेंस है उसके पास देखने के लिए। अब किसी कुछ तो चाहिए ना देखने के लिए, अगर आंखें नहीं है तो इनका क्या हो सकता है कि
ये किसी तरीके की जैसे मिस्ट्रीज़ होती हैं, ये किसी तरीके का डिटेक्टिव काम होता है, किसी तरह का रिसर्च वाला काम होता है, ऑकल्ट साइंसेस वाला काम होता है, उसमें इनका ना बहुत ही माइंड, इंट्यूटिव माइंड काम कर सकता है। इनकी कुछ मतलब सिक्स सेंस जैसी इनके अंदर क्वालिटी हो सकती हैं। अब ये लाइफ आफ्टर मैरिज की बात करें तो लियो की प्रेजेंस यहाँ पे ईगो इश्यूज या पावर स्ट्रगल्स को भी रिप्रेजेंट करता है इन इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इनके कुछ अप एंड डाउन्स हो सकते हैं रिलेशन में इस चीज़ को लेके कि केतु इनको बिल्कुल डिटैच करता है किसी भी तरीके की मटीरियलिस्टिक कंफर्ट या लाइफ से, और वहीं लियो इनको एक कंट्रोलिंग नेचर का बनाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने रिलेशनशिप में कभी तो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और कभी बिल्कुल ही डिटैच या डिसइंटरेस्टेड लग सकते हैं। ये बोल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लाइफ में ले सकते हैं बिकॉज ऑफ लियो एनर्जी, जो कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर इनके लिए एक अनस्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। तो इससे इनको सावधान रहना है। और इनके कुछ कामिक ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ से, जो कि अनएक्सप्लेनेबल हो सकते हैं, जिनका कोई रीज़न ना पता हो। सडनली ऐसा कुछ हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, दोनों ही तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, कामिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखने को मिल सकते हैं कि इनका कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई सडनली, लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, या फिर कुछ अनप्रिडिक्टेबल लॉसेस भी हो सकते हैं। इनका एक मटेरियल इनहेरिटेंस जैसा केतु है तो वो डिटैचमेंट बना रहेगा। तो कहीं से अगर जैसे इनहेरिटेंस की से या फिर किसी फाइनेंशियल एसेट से इनको कुछ मिलने भी वाला होगा एडवांटेज, इनका उनमें भी इंटरेस्ट हो सकता है कि ना रहे, या फिर उन चीज़ों को मिलने में किसी तरीके का ऑब्स्टेकल आ जाए, किसी तरीके के चैलेंजेस आ जाए। तो इनके पास ना अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्शन फील करने की एबिलिटी, या फिर ये कुछ इस तरीके के सिक्स सेंस के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू, या इनको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। इनको कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कुछ विजन्स आ सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि अभी इस स्टेज पे आए हैं, हो सकता है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में इस तरीके का इनको एक्सपीरियंस करने को मिल सके। क्योंकि अब केतु इन्हें डिटैच कर देता है, इमोशनल डिटैचमेंट भी हो सकता है रिलेशनशिप में। तो ये लोनलीनेस या फिर ओकेजनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है मैरिज में, उस तरीके की सिचुएशन को भी फेस कर सकते हैं। तो उसके लिए इनको चाहिए कि एक इमोशनल ओपननेस रखें अपने पार्टनर के साथ में, और किसी भी तरीके का प्राइड या ईगो अपने रिलेशन में ना आने दें। इनके जो पार्टनर हैं उन के साथ भी इनका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। इनकी पास्ट लाइफ से कुछ पास्ट लाइफ कर्मा को सेटल करने के लिए, या कोई इनके ट्रांसफॉर्मेटिव रोल में कुछ सिग्निफिकेंट रोल वो प्ले करने के लिए इनके स्पाउस इनकी लाइफ में आ सकते हैं। अच्छा, इनके अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें इस हाउस से अगर हम देखें तो वो हिडन और मिस्टीरियस हो सकते हैं, ऐसे जो मतलब कुछ मतलब डायग्नोज ही नहीं कोई कर पाए, तो इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, सडन चेंजेस के थ्रू देखेंगे, सडन गेन्स और सडन लॉसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से फील कर सकते हैं कि देयर आर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटीज़। तो चलिए अब चलते हैं हम 9th हाउस की तरफ, जहाँ पर लिखा है नंबर 6 और एस यू रिप्रेजेंट सन। नंबर 6 होती है वर्गो कन्या राशि, और 9th हाउस से हम देखते हैं लक। इसको लक का हाउस बोलते हैं। फादर के साथ रिलेशन, धर्म से जुड़ी हुई बातें, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स या फॉरेन कनेक्शंस, ये सब चीज़ें हम देखते हैं 9th हाउस से। तो अब वर्गो राशि है मरकरी की, जो इनको बनाती है काफ़ी प्रैक्टिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल।
इनके बिलीफ में। तो ये कोई भी चीज़ ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे, इनको चाहिए लॉजिक हर चीज़ के पीछे। कोई भी रिलीजियस या कुछ भी बात होगी तो ये पूरा उसके अंदर अपनी एनालिसिस करेंगे। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि वर्गों की एक क्वालिटी ये भी होती है, काफ़ी वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और उसी वे में मतलब प्रेफर करते हैं नॉलेज को। तो ये कुछ उसी तरीके का ब्लाइंड फेथ ना रखते हुए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कैसे नॉलेज गेन की जाती है, ये ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो इनकी स्पिरिचुअल साइड है उसमें भी ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और रिसर्च ओरिएंटेड, जैसे हर चीज़ को खोज के निकालना, उसकी पूरी एनालिसिस करना, तो हर चीज़ के पीछे ये स्पिरिचुअलिटी में भी लॉजिक तलाश कर सकते हैं, उसका रीज़न ढूंढ सकते हैं, रादर देन जैसे भक्ति में चले जाते हैं कुछ लोग तो ब्लाइंड फेथ जैसे उनका होता है वो प्योरली वो डिवोशनल हो जाते हैं। तो इस तरीके के नहीं है, ये पूरा अपना इंटेलेक्ट उसमें या रिसर्च वाला जो नेचर है इनका, वो स्पिरिचुअलिटी में ऐसे इनको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं ट्रेडिशनल रिलीजन को, या फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको बिल्कुल रेशनल एक्सप्लेनेशंस मिले फॉर देम टू इस्टेब्लिश फेथ इन दैट रिलीजन। अब सन क्योंकि 9th हाउस में है तो सन को पिता का कारक भी मानते हैं और वो पिता के हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनके फादर का या टीचर्स का, मेंटोर्स का इनकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी मेजर रोल हो, काफ़ी इन्फ्लुएंस हो। ये काफ़ी हाईली एम्बिशियस और कर्मा में बिलीव करने वाले हो सकते हैं, सेल्फ एफर्ट में बिलीव करने वाले हो सकते हैं, लक के भरोसे बैठने वाले ज़्यादा नहीं हैं। और ये अपनी हायर एजुकेशन या अगर जैसे लॉ या फिलॉसफी या इसी तरीके के रिसर्च वाले में फील्ड में जाते हैं तो इनको काफ़ी रिकग्निशन भी मिल सकता है उसमें, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स फेम। अब ये एक नेचुरल लीडर है स्पिरिचुअल या एजुकेशनल मैटर्स में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट लाइफ में भी इन्होंने काफ़ी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्यूमुलेट किया हुआ है जो कि इनकी इस लाइफ में आएगी। तो ये काफ़ी उसी तरीके के नेचुरल लीडर हो सकते हैं। अब क्योंकि इनका एक थोड़ा सा अलग नज़रिया है देखने का स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, और ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं इनकी फादर के साथ या मेंटोर्स के साथ में, अगर इनके बिलीफ उनके साथ में मैच नहीं करेंगे तो अब यहाँ पे इस हाउस पे दृष्टि है रेट्रोग्रेड जुपिटर जो हमारे 5th हाउस में बैठे हुए हैं और शनि जो हमारे 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ दोनों ही दृष्टि इन पर हैं। तो इससे क्या होगा कि एक इनकी डीप फिलॉसफिकल जर्नी होगी अपनी सेल्फ डिस्कवरी की, जो इसमें ट्रेडिशनल या रिलीजियस व्यूज़ को क्वेश्चन करेंगे। फॉर्चून या मतलब इनका जो भाग्य या सक्सेस जो इनकी एजुकेशन में इनको चाहिए उसमें डिले हो सकता है, यहाँ हायर स्टडीज़ में थोड़ा सा डिले हो सकता है। 32 ईयर्स इनको सक्सेस देखने को मिल सकती है। और अर्ली एज में इनके स्ट्रगल्स देखने को मिल सकती हैं कि एजुकेशन के फील्ड में या करियर पाथ डिसाइड करने में स्ट्रगल फेस कर सकते हैं। बट इवेंचुअली ये एक हायर नॉलेज अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में इनका एक्सपर्टीज़ रहेगा वहाँ पे अचीव करेंगे और रिकग्निशन भी इनको मिलेगा, नेम और फेम भी इनको मिलेगा। इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है अपने फादर या मेंटोर्स के साथ में, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है और वो भी सन के ऊपर। तो क्योंकि जिस तरीके से शनि देव की अपने फादर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहे तो उस तरीके का हो सकता है। अब मंगल की भी दृष्टि है तो ऐसा कुछ इनको देखने को भी मिल सकता है, या फिर इनके फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट या अथॉरिटेटिव नेचर के हो सकते हैं। इनका एजुकेशन या करियर या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड ट्रैवल भी इनका पॉसिबल है लाइफ में। जैसे सैटर्न इनका अगर किसी तरीके के फॉरेन ट्रैवल में या फॉरेन सेटलमेंट में
सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें डिले हो सकता है। लेकिन अगर ये हुआ एक बार तो ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगा और हायर लर्निंग के लिए होगा। इनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। हायर एजुकेशन में, फ़िलॉसफी में और रिलीजियस बिलीव्स में इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉरल्स इनके होंगे, बहुत ही एथिकल वैल्यूज़ होंगी इनकी लाइफ में। इनको चाहिए कि जहाँ पे भी अपने एल्डर्स के साथ में, फादर के साथ में, मेंटोर्स के साथ में इनके व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट हो जा रही हैं, तो वहाँ पे इनको ज़रूरत है कि वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें, किसी भी तरीके की डिबेट से बचें, अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखें, पेशेंस प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं कि और लोगों के भी अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। और क्योंकि किसी की बात सुनने से ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे बिलीफ बदल जाएंगे। आपके जो बिलीफ हैं आप अपने साथ रखिए, बट उसके ऊपर अपने एल्डर्स से, गुरु से, मेंटर्स से फाइट कभी ना करें। तो अब चलते हैं हम 10th हाउस की तरफ। 10th हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 7 मरकरी, मरकर रिप्रेजेंट करता है मरकरी, और 7 नंबर राशि है हमारी लीब्रा, तुला राशि। और 10th हाउस से हम देखते हैं करियर, प्रोफेशन, आपका सोशल रेपुटेशन, आपके कर्मा, अथॉरिटी, लीडरशिप, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, या फिर आपके गवर्नमेंट या हाई ऑफिशियल्स के साथ में रिलेशनशिप। तो अब क्योंकि मरकरी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपको देने वाले, जो कि आपकी करियर की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें इनको सक्सेस मिल सकती है बिजनेस में या फिर मीडिया के किसी प्रोफेशन में, लॉ, राइटिंग, फाइनेंस या किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल वर्ड जहाँ पे इनकी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल हो, क्योंकि मरकरी जो होते हैं वो हमारी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे भी इनकी बौद्धिक क्षमता का यूज़ होगा तो ऐसे फील्ड्स में इनको सक्सेस मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, एनालिटिकल, कम्युनिकेटिव, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी हैं, तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रेपुटेशन रहेगी जहाँ पे भी इस तरीके का काम होगा, जहाँ पे भी इंटेलिजेंस यूज़ होगी। अब ये इनको अपने काम में बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही केयर करेंगे अपने काम की। मून का एस्पेक्ट है 4th हाउस से 10th हाउस में, तो ये हो सकता है कि इसमें इनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन साथ ही साथ इनके करियर में इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा या फिर ओवर थिंकिंग आ जाएगी डिसीजंस में, तो इस तरीके की सिचुएशन भी बन सकती है। अब क्योंकि लीब्रा राशि बहुत ही बैलेंस्ड होती है, वो डिप्लोमेटिक बनाती है, आपको फेयर बनाती है, बट यहाँ पे मरकरी का लॉजिक और मून के इमोशंस, ये बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी इनको प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी इनको फोकस करना चाहिए अगर किसी भी तरीके के ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस है तो। ये एक कॉम्बिनेशन ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी मल्टीपल पोजीशंस ये होल्ड कर सकते हैं, या फिर पूरी लाइफ में इनके मल्टीपल प्रोफेशंस हो सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट हो सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ में इनकी। बहुत ही एम्बिशियस और कॉम्पिटिटिव ये हो सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स या इम्पल्सिव डिसीजन से इन्हें बच के रहना चाहिए। अब इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप एबिलिटीज़ होती हैं ड्यू टू मार्स, क्योंकि मंगल का भी इसमें 8वीं दृष्टि पड़ रही है इस घर पे, तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिए अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे। बट ये है कि इनके ऑफिस में, क्योंकि जब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, या फिर लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ सकती है कि आप इतने अच्छे, इतना शार्प माइंड है आपका, तो लोग आपको बैक स्टैब कर सकते हैं, किसी तरीके का धोखा भी दे सकते हैं, तो उससे भी आप को बच के रहने की ज़रूरत है। अब चलते हैं 11th हाउस की तरफ, जहाँ पे लिखा है नंबर 8 रिप्रेजेंट्स स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
11th हाउस होता है हमारा हाउस ऑफ गेन्स, डिज़ायर्स और सोशल नेटवर्क का, फ्रेंड सर्कल का। तो स्कॉर्पियो कैसी राशि है, एक ना सीक्रेटिव राशि है, ट्रांसफॉर्मेटिव राशि है, जो कि काफ़ी इंटेंस मिस्टिकल है, इस तरीके की वो राशि है और रूल की जाती है वो मंगल के द्वारा। तो मंगल रिप्रेजेंट्स एक्शन, एग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस हो सकते हैं लाइफ में, डीप डिज़ायर्स हो सकते हैं, इनके गोल्स भी बहुत इंटेंस और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं लाइफ में। इनके लिए मीनिंगफुल सक्सेस इंपॉर्टेंट होती है रादर देन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इनका एक सिलेक्टिव सोशल सर्कल हो सकता है, ये जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेंगे लोगों पर। भले ही इनका एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल हो, छोटा सा ग्रुप हो, लेकिन वो बहुत लॉयल होना चाहिए और जिसके ऊपर ये जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है अपने सोशल सर्कल के टूवर्ड्स। इनको सीक्रेटिव वर्क, कोई रिसर्च ओरिएंटेड वर्क या ऑकल्ट फील्ड्स जहाँ पे किसी भी तरीके की हिडन नॉलेज या हिडन रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, इस तरीके के जो हैं डीप एनालिसिस वाले प्रोफेशंस, वहाँ पे इनको सक्सेस मिल सकती है। ये बहुत अच्छा काम उसमें कर सकते हैं। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, जैसे फाइनेंस या फिर हिडन वेल्थ लाइक स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशंस का जिसमें होता है काम, टैक्सेशन रिलेटेड किसी फील्ड में, ऑकल्ट या मिस्टिसिज्म में, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा या किसी तरीके की हीलिंग साइंसेस को अगर ये परस्यू करते हैं, या फिर मेडिकल या साइकोलॉजिकल फील्ड में जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव या फिर रिसर्च वर्क में साइंटिस्ट, इस तरीके के प्रोफेशन इनको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होंगे लाइफ में। इसमें सडन गेन्स और लॉसेस भी रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है वो साइन है अप एंड डाउन का। तो इनको ना सडन जैसे गेन होगा ना लाइफ में, अचानक से ही एकदम सडन आउटबर्स्ट होगा। जैसे कुछ लोगों की लाइफ में होता है ना, स्टेडीली उनको कुछ कुछ प्रॉफिट्स या गेन्स होते रहते हैं, इनका अचानक से होगा, एक कोई स्टेडी फ्लो नहीं होगा और सडनली इनको वेल्थ कहीं से मिल सकती है। और इनके सीक्रेट एनिमीज़ भी हो सकते हैं प्रोफेशनल सर्कल्स में, या कुछ हिडन राइवलरीज भी हो सकती हैं। तो ये भी इनको ध्यान रखना है कि अपने हिडन एनिमीज से बच के रहना है। कुछ लोगों पे ऐसे वैसे तो ये करते ही नहीं है ज़्यादा ट्रस्ट, लेकिन ध्यान से इनको देखना है कि कोई इनको धोखा देने की कोशिश ना करे। तो अब हम चलते हैं 12th हाउस, जहाँ पे लिखा है नंबर 9, और हमारे शनिदेव यहाँ पर विराजमान है उस घर में। तो इस घर से हम देखते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, फॉरेन कनेक्शंस या फॉरेन सेटलमेंट, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स या मेडिकल एक्सपेंसेस, इस पे बीमारियों पर होने वाले खर्चा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिटैचमेंट, हिडन या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लाइफ में, और इसको मोक्ष का घर भी बोला जाता है। तो अब जो 9 नंबर है वो है धनु राशि, सेजिटेरियस। तो ये जो राशि होती है बहुत ही ट्रैवल लविंग साइन है, और इसकी प्लेसमेंट से यहाँ पे इनमें एक डिज़ायर जो है अब्रॉड सेटलमेंट की, अब्रॉड में अब्रॉड जाने की, तो वो एक इनकी डिज़ायर यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। या फिर इनके फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं रिलेटेड टू वर्क, स्टडीज़ या स्पिरिचुअल रीजंस के चलते। इनका नेचुरली इंक्लिनेशन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल इनको फील होगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ। अकेले रहना, इनको सॉलिट्यूड काफ़ी पसंद आएगा। फॉरेन लैंड्स की तरफ ये काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। मेंटल पीस और हिडन फियर्स, इस चीज़ों में ये चैलेंजेस फील कर सकते हैं। इनका माइंड रेस्टलेस फील कर सकता है, हमेशा ये जानने के लिए कि व्हाट्स द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ। और लाइफ में इनकी
स्लो प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इनको लाइफ में मिलेगी, पॉसिबली आफ्टर एज ऑफ 35-36। इनमें क्योंकि लग्न के स्वामी अगर बैठ गए हैं 12वें हाउस में, 12वें घर में वो बैठ गए हैं, लॉसेस का हाउस होता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इन्हें काफ़ी स्लो एंड स्टडी लॉसेस या एक्सपेंसेस देखने को मिलें। तो यहाँ पे इन्हें बहुत ज़रूरत है अपने किसी भी तरीके के फाइनेंस या फाइनेंशियल डिसीजंस में बहुत ही ज़्यादा इनको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका मनी किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ब्लॉक हो जाए, बहुत स्लो फाइनेंशियल ग्रोथ हो लाइफ में, या डेट, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, या इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से इनका कंसिस्टेंटली एक्सपेंडिचर बना ही हुआ है। फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कि कोई घर में एल्डरली पर्सन है जो हमेशा बीमार ही है, जिसके ऊपर खर्चा हो ही रहा है, या कोई लीगल मैटर जिसके वजह से कंसिस्टेंटली खर्चा लगा हुआ है, तो इस तरीके का भी हो सकता है। या फिर ये इस तरीके के भी हो सकते हैं कि अपनी काइंडनेस के चलते, और क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, ये चैरिटी कर सकते हैं और काफ़ी बड़ा अपना वेल्थ का पार्ट ये चैरिटी में डोनेट कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी तरीके के इनके फॉरेन ट्रैवल्स अनप्लैंड हैं, तो वो भी इनको एक्सपेंसेस दे सकते हैं, जैसे लाइक इनका एक्सपेंडिचर करवा सकते हैं उस तरीके के ट्रैवल्स भी। फॉरेन सेटलमेंट में भी इनको डिले देखने को मिल सकता है, या फॉरेन से होने वाले फाइनेंशियल गेन्स में इनको डिले देखने को मिल सकता है। कुछ आपके लीगल कॉम्पनसेशंस हैं या कुछ उसमें डिले देखने को मिल सकता है ड्यू टू सैटर्न। और इसकी वजह से आपको अगर जैसे कोई कोर्ट केस या डिस्प्यूट्स या लीगल बैटल्स हैं, तो एक कंसिस्टेंट ड्रेन ऑफ मनी भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब इनको चाहिए कि ये अपना लॉन्ग टर्म सेविंग पे फोकस करें और अननेसेसरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो हैं उसको ये अवॉइड करें। एक अपनी एक्सपेंस का जो है जैसे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंटली एक्सपेंसेस होते रहेंगे, तो उसको बहुत ही वाइजली मैनेज करने की ज़रूरत है। इसमें इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्लो है बट काफ़ी डीप है। अगर ये बहुत ही पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ उसमें लगे रहेंगे, तो इसमें स्पिरिचुअल पाथ पे भी इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इनकी मटीरियलिस्टिक प्लेजर से एक वक्त के बाद डिटैचमेंट हो जाएगी, और एक ना ये इस तरीके के इंसान भी देखे जा सकते हैं अपनी आने वाली लाइफ में, कि अपनी मिड लाइफ में बिल्कुल ही ये पूरा वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स या इन सब चीज़ों से बिल्कुल डिटैच होकर ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के ही पाथ को फॉलो करें, तो ये भी इनको देखने को मिल सकता है। और इनकी ये कुंडली बहुत ही ब्लेस्ड है, ये बहुत ही लकी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शनिदेव जो हैं वो हैं लग्न के स्वामी, और वो जाके बैठ गए हैं 12वें घर में। तो आपके लग्न के स्वामी जिस घर में बैठते हैं वो रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ का पर्पस। अब 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज हाउस ऑफ लिबरेशन, हाउस ऑफ मोक्ष। तो आपकी जो ये लाइफ का पर्पस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है ये प्लेसमेंट कि आपको हो सकता है इसी लाइफ में एनलाइटनमेंट आपको मिल जाए, आपको लिबरेशन मिल जाए। ये और भी चीज़ों से इंडिकेट होता है। रिट्रोग्रेड मार्स, रिट्रोग्रेड जुपिटर जो है आपकी कुंडली में, हमने अलग अलग हाउसेस में उनके इफेक्ट डिस्कस किए हैं, और सभी जगह से ये सब इंडिकेशन मिल रहा है कि आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक बहुत ही ऑलरेडी कोई हाई लेवल अचीव कर चुके हैं अपनी पास्ट लाइफ में, और ये लाइफ आपको एक कार्मिक सेटलमेंट्स के लिए मिली है कि आपके जो भी बचे हुए डेट्स हैं या फिर कुछ भी लेन देन है आपका,
तो वो इस लाइफ में सेटल हो जाए एंड यू फाइनली गेट लिबरेटेड। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चैलेंजेस आए हैं, लोगों ने आपको धोखा दिया है और उन एनर्जीज़ में या इंसिडेंट्स में आप अपनी इस लाइफ में स्टक फील करते हैं कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, तो आई थिंक अब ये रीज़न आपको मिल चुका है और आपको इससे काफ़ी हेल्प और क्लैरिटी मिलेगी उन नेगेटिव इमोशंस से बाहर निकलने के लिए। तो अगर इस तरीके के और भी कोई नेगेटिव इंसिडेंट आपकी लाइफ में होते हैं, देन बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है और आप स्पिरिचुअल जर्नी पे अपनी और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस। आशा करते हैं आपको इससे काफ़ी अपनी लाइफ में हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। और जैसा कि आपके लग्न के लॉर्ड से भी पता चलता है कि लग्न पे जो दृष्टि है जुपिटर की, कि समय समय पर आपको लाइफ में जब ज़रूरत होगी तो भले ही देर से ही सही, लेकिन आपको हेल्प कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो आप इस कुंडली एनालिसिस को भी एक तरीके की हेल्प आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि ये एक हेल्प बन के आपकी लाइफ में आई है। तो आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।